नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 14 के भाग 9 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज अध्याय 14 के ही भाग 10वें वाले वीडियो को देखेंगे, जिसमें खासकर हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में। आप सभी को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इससे पिछले जो भी वीडियो बनाए गए हैं गुप्त काल से रिलेटेड, वह गुप्त काल के विभिन्न जो शासक हुए हैं उन पर बनाए गए हैं। अब उन सारे शासकों का वीडियो जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे उनकी संस्कृति को लेकर। संस्कृति क्या होता है इसे समझ लीजिए। संस्कृति मुख्य रूप से कहा जाता है फ्रेंड्स, किसी भी राजा का या उसके राजा का काल का जो उस समय की शासन व्यवस्था होती है, उन लोगों की मान्यता होती है, उस समय की मूर्ति कला, वास्तुकला और साथ साथ उन लोगों की शासन व्यवस्था, उसकी सैन्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आती है संस्कृति के अंतर्गत। खान पान, मान्यता और उसके बाद वेशभूषा, पहनावा और उसके उनकी कल्चर, उसी को कल्चर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैंने गुप्तकालीन संस्कृति की वीडियो का शुरुआत किया है। इसका 2-3 वीडियो आएगा गुप्तकालीन संस्कृति से रिलेटेड, जिसमें हम लोग गुप्त काल के जो भी राजा हुए हैं उनकी सांस्कृतिक, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट में एक लिंक दिया हुआ है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। आप लोग वहां पर क्लिक करके जाकर के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जाइए और देर मत कीजिए, फटाफट से देख करके आइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त नरेशों यानी गुप्त शासकों की प्रशासन व्यवस्था के बारे में और सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति कैसी थी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो शासन व्यवस्था जो था फ्रेंड्स, वो राजतंत्रात्मक था, यानी राजा हुआ करता था। कोई ऐसा नहीं कि जैसे आज हम हमारे देश में, भारत में लोकतंत्र निवास करता है, जनता अपने राजा को चुनती है। राजा क्या मतलब प्रधानमंत्री, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही शासन करने का काम करते हैं उन्हीं के ऊपर। उस समय राजतंत्रात्मक था। राजा का जो पद हुआ करता था वो वंशगत होता था, यानी एक ही परिवार का व्यक्ति जो था उसी परिवार का व्यक्ति राजा बन सकता था। राजधानी जो थी फ्रेंड्स, गुप्तों की राजधानी वो पाटलिपुत्र थी, यह ध्यान रखिएगा। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र अभी बिहार की राजधानी पटना जो है उसी को कहा जाता है। आइए आगे की चीजों को समझते हैं। गुप्त राजाओं में प्रांतीय एवं स्थानीय शासन पद्धति चलाई, यानी गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन पद्धति चलाई थी। यह पूछा जा सकता है कि गुप्त राजाओं ने कैसी शासन पद्धति चलाई थी, तो प्रांतीय और स्थानीय, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय और स्थानीय। तो आइए कुछ चीजों को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स, गुप्तों का जो राज्य था यानी उनका जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा था, और जो प्रांत थे वो विषय में बटे थे, और विषय विधि में और विधि ग्राम में यानी गांव में। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, विषय को जिस तरीके से आज जिला है उसी को विषय को जिला कहा जाता था। विधि का विधि मिला है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पुस्तकों में भी इसका मतलब हमको नहीं देखने को मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। लेकिन विधि कई ग्रामों में बटा था, यह ध्यान रखिएगा। प्रांत का जो आपको प्रभारी हुआ करता था उसको उपरी कहा जाता था। विषय का जो प्रभारी हुआ करता था उसे विषयपति, और ग्राम का जो आपको प्रमुख हुआ करता था उसको ग्रामिक के नाम से जाना जाता था, ग्रामिक। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और बात, यहाँ पर मैंने प्रांत तो लिया है फ्रेंड्स, लेकिन जो सीमा प्रांत था, सीमांत जिसको नाम से जाना था, जो मतलब कि गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य में जो सीमांत प्रांत थे, सीमांत प्रांत, सीमा के अंत में उन प्रांतों का जो मुखिया हुआ करता था, जो कंट्रोल किया करता था, किया करता था, राज्यपाल जिसको बोलते हैं, उसको गोप्ता के नाम से जाना जाता था। गोप्ता, सीमांत जो भी राज्य थे उस सीमांत प्रांत बोल सकते हैं आप लोग, गोप्ता सीमांत प्रांत। प्रांत को देश के भी नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। प्रांत को देश के भी नाम से जाना जाता था, भुक्ति के भी नाम से जाना जाता था, और जो इसके प्रभारी हुआ करते थे उसको उपरीक बोला जाता था। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब आगे की चीजों को समझाते हैं, समझिए और मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पेठ से समझिए। पेठ जो हुआ करता था फ्रेंड्स, यह ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, पेठ के नाम से जाना जाता था। यह पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। ग्राम का प्रशासन जो हुआ करता था फ्रेंड्स, वह ग्राम सभा संचालित किया करता था। ग्राम का जो प्रशासन हुआ करता था कौन संचालित किया करता था, तो ग्राम सभा, और ग्राम सभा को ही पंचमंडली या ग्राम जनपद के नाम से
जाना जाता था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ग्राम का प्रशासन कौन संचालित किया करता था? तो ग्राम सभा, और ग्राम सभा को पंच मंडली या ग्राम जनपद के नाम से जाना जाता था। और ग्राम सभा में फ्रेंड्स एक मुखिया हुआ करता था और अन्य सदस्य हुआ करते थे। मुखिया को ग्रामिक के नाम से जाना जाता था और अन्य सदस्य को किस नाम से जाना जाता था? तो महतर के नाम से जाना जाता था। महतर, यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ महतर है, एक तरफ ग्रामिक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें भी कोई ज़्यादा डीप कुछ समझने वाला बात तो है नहीं कि मैं समझाते रहूं। आइए आगे की चीज़ों को समझते हैं। सीमांत प्रदेशों का प्रशासक गुप्ता कहलाता था। जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स ऊपर में, सीमांत प्रदेश जो भी थे यानी सीमांत प्रांत जो भी था ना, उनके जो प्रशासक हुआ करते थे वो गुप्ता होते थे, और गुप्ता की नियुक्ति सीधे सम्राट करता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे की तरफ देख लेते हैं। सैन्य संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सैन्य संगठन किस तरीके से काम करता था? तो सम्राट जो हुआ करता था फ्रेंड्स, वो सीधे सेना का अध्यक्ष हुआ करता था। आप सभी को पता है कि उस समय के राजा भी खुद लड़ा करते थे। आजकल के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अगर तलवार थमा दिया जाए, बंदूक थमा दिया जाए तो उनसे चलेगा नहीं। उस समय के सोच लीजिए, उस समय के राजा कितने हर चीज में निपुण हुआ करते थे, केवल वाक पटुता में नहीं। आजकल के राजा जो हैं, आजकल की जो राजनीति है, इसमें आपको वाक पटुता आनी चाहिए, यानी बोलने की अगर क्षमता आप में है, लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता आप में है, तो आज नेता बन जाइएगा, बड़े बड़े पद पर चले जाइएगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। केवल बोलना ही नहीं, करके दिखाना भी होता था, शरीर से भी और अपने वाक पटुता से भी, दोनों में महारत हासिल करना पड़ता था। युवराज जो हुआ करते थे फ्रेंड्स, वो सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता करता था। कहने का मतलब, जो युवराज हुआ करता था, सम्राट का जो बेटा हुआ करता था या उसका संबंधी, वह युवराज कहलाता था। और वह क्या होता था, अगर वृद्ध हो जाता है राजा, जब तक अब उसकी मृत्यु नहीं होती तो वृद्ध होगा ही, तब तक वो राजा बना रहेगा, तब तक युवराज ही संभालता था सेना का पद, यानी वही लड़ने जाया करता था। सेना की कई शाखाएं थी फ्रेंड्स, जिनमें मुख्य शाखा दो थी, एक गज सेना, एक अश्व सेना। गज का मतलब हाथी होता है, हाथी, और अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो ये दो प्रकार की सेनाओं की आपको शाखा देखने को मिल सकती है, गज सेना और अश्व सेना। अध्यक्ष, मुख्य जो अध्यक्ष हुआ करता था, महापी लूपति गज सेना का अध्यक्ष कहलाता था। महापी लूपति, सॉरी इसका उच्चारण थोड़ा हम भी गलत कर दिए हैं, महापी लूपति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अश्व सेना के जो मुख्य अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम महाश्वपति या भटाश्वपति। तो इस तरीके से क्या हुआ, गज सेना का जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो महापी लूपति, और यह है अश्व सेना वाला महाश्वपति या भट्टाश्वपति। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसको देख लीजिए नोट में। रण भंडाधिकृति यह सैन्य कर्मचारी हुआ करता था, जो जितने भी युद्ध में जो सामग्री लगते हैं उन्हीं को व्यवस्था किया करता था। कौन से, यानी कहा जाए तो युद्ध के जो साजो सामान हुआ करते थे, उसी का प्रबंधन करने का काम ये सैन्य कर्मचारी किया करते थे, जिनको रण भंडाधिकृति के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज़ को, देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुप्तकालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो गुप्तकालीन संस्कृति का भी 2-3 वीडियो आएगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने किसको, दोस्त को। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।